हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुंदन और आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल में। मैं इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ पढ़ाऊंगा और सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यह चैप्टर से जो बिहार बोर्ड के हमारे एग्ज़ाम होते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर में ज़्यादा डाउट होता है। इस कारण से हम यह चैप्टर को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर में बेसिक्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बेसिस पर इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा होता है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज लेंगे और उसमें भुजा और कोण के मापों से रिलेटेड क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। अब इसको इंग्लिश में हम लोग जानेंगे कि इसका डिफिनेशन अगर इंग्लिश में देवें तो कैसे देंगे। Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle। कहने का मतलब कि एक ट्रेंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप का अध्ययन करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यानी एक ट्रेंगल में साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रेंगल। यानी जो ट्रेंगल होगा उसमें साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वह कहाँ से आया है। पहले यहाँ हम स्लाइड को ऊपर करेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, एक मिनट, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जो ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनिया का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। अगर इसको हिंदी में लिखें, 3 का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण और मेजर का मतलब माप। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया और यह ट्राई गोनिया मेट्रॉन से मिलके बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। अगर इसको हिंदी में देखें तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। ओवरऑल का है तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वह ट्राई गोनिया और मेट्रॉन से बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3 और गोनिया का मतलब होता है एंगल यानी कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर यानी माप। तब अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राइगोनिया मेट्रॉन, which tri means 3, gonia means angle and
मेट्रॉन मीन्स मेजर। अब हम लोग आगे कोण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम पहले स्लाइड को ऊपर करेंगे और जानेंगे कि कोण आखिरकार होता क्या है। यदि दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहा जाता है। और अंत बिंदु कोण का क्या होता है? शीर्ष होता है। जैसे ये वाला मेरा शीर्ष है, एंड पॉइंट है, इसका नाम देंगे O और इसका नाम देंगे A और इसका नाम देंगे B। और इसके बीच जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। यानी दो रेखाखंड, एक मेरा OA रेखाखंड है या OA रेखाखंड B है, यानी इसको किरण भी बोल सकते हैं, OA किरण या रेखाखंड, OB किरण या रेखाखंड का एक ही एंड पॉइंट है, एक ही एंड पॉइंट O है। और इससे जो बना आकृति होगा या इन दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा, ये जो थीटा होगा, यही थीटा हमारा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा, कोण कहलाएगा। और इसका जो एंड पॉइंट होगा, अंत बिंदु होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, यानी हिंदी में शीर्ष कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि यदि दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही एंड पॉइंट हो तो उससे आकृति जो बनेगा वही कोण कहलाएगा। और इसका जो एंड पॉइंट O है उसको हम लोग वर्टेक्स या शीर्ष बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग एंगल में कब पॉजिटिव एंगल बनेगा और कब नेगेटिव एंगल बनेगा। ये मेरा O बिंदु है, ये मेरा A बिंदु है और ये मेरा B बिंदु है। और OA साइड को इनिशियल साइड बोलेंगे, OA जो मेरा रेखाखंड है या किरण है उसको इनिशियल साइड यानी आरंभिक भुजा, और जो मेरा OB साइड है उसको, यानी जो मेरा OB रेखाखंड है उसे टर्मिनल साइड यानी अंतिम भुजा बोलेंगे। यानी कहने का मतलब जो OA मेरा रेखाखंड है या किरण है उसे इनिशियल साइड यानी आरंभिक भुजा बोलेंगे, और जो OB मेरा रेखाखंड या किरण है उसे टर्मिनल साइड या अंतिम भुजा बोलेंगे। और जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करेंगे, यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब जो मेरा घड़ी चलता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें जो मेरा थीटा होगा वह पॉजिटिव बनेगा, उसमें जो मेरा थीटा होगा वह पॉजिटिव बनेगा। यानी कहने का मतलब कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो उसमें जो मेरा थीटा होगा वह पॉजिटिव बनेगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब जो हमारा घड़ी होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो जो मेरा थीटा होगा वह पॉजिटिव बनेगा। अब देखेंगे कि मेरा जो थीटा होगा कब नेगेटिव बनेगा। तब इसको O मानेंगे और इसको A और इसको B, और जो OA मेरा रेखाखंड है वह मेरा हो जाएगा इनिशियल साइड यानी आरंभिक भुजा, और जो मेरा OB रेखाखंड होगा उसे टर्मिनल साइड कहेंगे। यानी ये जो मेरा हो जाएगा अंतिम भुजा हो जाएगा। यानी जो OA मेरा है वह इनिशियल साइड आरंभिक भुजा, और जो मेरा OB है वह मेरा है टर्मिनल साइड यानी अंतिम भुजा।
यदि हम कोई भी मेजरमेंट क्लॉकवाइज करेंगे तब उस समय जो मेरा जो थीटा होगा वह मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करेंगे तो उस समय मेरा जो थीटा होगा वह नेगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब ये जो मेरा थीटा होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब हम क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करेंगे तब उस समय जो मेरा थीटा होगा वह नेगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज में हम जब मेजरमेंट करेंगे तो उस समय जो मेरा थीटा होगा वह पॉजिटिव होगा। चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल किसे कहते हैं? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल त्रिभुज को दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड, भुजा के अनुसार, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण के अनुसार। यानी ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड, भुजा के अनुसार। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण के अनुसार। पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजा के आधार पर ट्रायंगल को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला अगर टाइप्स पढ़ेंगे तो पहला होता है मेरा इक्वालेटरल ट्रायंगल। यानी समबाहु त्रिभुज। अगर इसका फिगर को ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये पॉइंट मेरा ए होगा, ये पॉइंट मेरा बी होगा, ये पॉइंट मेरा सी होगा। इक्वालेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब कि सब साइड बराबर, यानी ए बी बराबर होगा ए सी का, ए सी बराबर होगा बी सी का, बी सी बराबर होगा ए बी का, और इसका एंगल भी बराबर होगा कोण ए, कोण बी, कोण सी। यानी कहने का मतलब जो इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा उसका सब साइड बराबर होगा। जैसे लिखें तो जो साइड होगा वह ए बी बराबर होगा बी सी का और बराबर होगा ए सी का। और एंगल लिखें तो एंगल बराबर होगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर होगा कोण सी। इक्वालेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसका सब साइड बराबर होता है और इसका सब एंगल बराबर होता है, उसी को इक्वालेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और इक्वालेटरल ट्रायंगल का सब ऑल एंगल 60 डिग्री का होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। अगर इसका फिगर ड्रॉ करें
तो इस प्रकार से बनेगा, ई शीर्ष ए होगा, ये शीर्ष मेरा बी होगा, ये शीर्ष मेरा सी होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होते हैं, ये वाला ए बी साइड बराबर होगा और ए सी साइड बराबर होगा। और इसमें एंगल दो बराबर होते हैं, यानी कौन बी बराबर होगा कौन सी का। यानी लिखें साइड ए बी बराबर ए सी, और एंगल को लिखें तो कौन बी बराबर होगा कौन सी। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में मेरा साइड दो बराबर होते हैं और एंगल भी दो बराबर होता है। अब तीसरा पढ़ेंगे, स्केलिंग ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। अगर विषम बाहु त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, एक मिनट, विषम बाहु त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ये पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट मेरा बी, ये पॉइंट मेरा सी। स्केलिंग ट्रायंगल का साइड एक भी बराबर नहीं होता है, यानी ए बी बराबर नहीं होगा बी सी का और ये बराबर नहीं होगा ए सी का। अगर एंगल को लें तो एंगल कोण ए बराबर नहीं होगा कोण बी का और कोण बी बराबर नहीं होगा कोण सी का। यानी स्केलिंग ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज में जो साइड होंगे एक भी बराबर नहीं होंगे और इसका जो एंगल होगा एक भी बराबर नहीं होगा। यानी अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार देखें, भुजा के अनुसार देखें तो जो मेरा ट्रायंगल होगा वह तीन टाइप्स का होता है। पहला होता है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इसका तीन भुजा बराबर होता है और इसके तीन एंगल बराबर होते हैं। दूसरा देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होते हैं और दो कोण बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। स्केलिंग ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं होते हैं और कोई भी कोण बराबर नहीं होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के आधार पर, जिसमें पहला में रहेगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण। तो न्यून कोण में जो मेरा थीटा होगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा थीटा, थीटा कहने का मतलब एंगल, थीटा कहने का मतलब क्या चीज़ एंगल, जो मेरा एंगल होगा वह तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वही मेरा क्या होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इसका फिगर ड्रॉ करें तो इस प्रकार से होगा, जिसमें ये शीर्ष मेरा ए है, ये शीर्ष मेरा बी, ये वर्टेक्स मेरा सी। तो कोण ए सपोज दैट मानते हैं 50 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 70 डिग्री। इसमें देखेंगे कि जो मेरा हर एक एंगल है यानी ए 50 डिग्री और बी 60 डिग्री और सी 70 डिग्री, यानी इसमें जो एंगल मेरा है सब वह तो 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से क्या चीज़ है छोटा है, वही मेरा क्या होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर से एक बार, जो मेरा थीटा यानी एंगल होगा वह तो 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से होगा,
जिसमें ये शीर्ष मेरा ए होगा, ये शीर्ष मेरा बी होगा, ये शीर्ष मेरा सी होगा, और ये बी मेरा जो होगा 90 डिग्री। अगर इसको लिखें बी सी साइड को तो ये मेरा होगा बेस, यानी इसको बी से डिनोट करते हैं, और ये जो मेरा होगा हाइपोटेनस, यानी इसको एच से डिनोट करेंगे, और ये जो मेरा होगा परपेंडिकुलर, यानी इसको हम पी से डिनोट करेंगे। अर्थात जो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा मेरा एंगल यानी थीटा, वह 90 डिग्री का होगा। एक एंगल मेरा जो होगा वह क्या चीज़ होगा, 90 डिग्री का होगा, तो वह क्या चीज़ होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा कहने का मतलब यहाँ क्या है, एंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा थीटा होगा वह 90 डिग्री का होगा, तो उसे क्या चीज़ बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ जो मेरा बी एंगल है वह क्या चीज़ है, 90 डिग्री का है, यानी जो मेरा ए बी सी है वह क्या चीज़ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अधिक कोण। अधिक कोण का अगर फिगर ड्रॉ करें तो इस प्रकार से बनेगा। एक मिनट, जिसमें ये जो मेरा होगा 120 डिग्री का होगा, यानी जो मेरा थीटा होगा वह 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। वही मेरा जो होगा एंगल वह क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यानी अधिक कोण में जो मेरा थीटा होगा, थीटा कहने का मतलब क्या चीज़, एंगल, जो मेरा एंगल होगा वह तो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे यहाँ जो मैंने लिया है 120, यह देखिए यह 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, तो वही मेरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्कस को कहा जाता है, हिपार्कस। और इंडियन फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर्यभट्ट को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है तो बोलेंगे हिपार्कस को। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है तो आर्यभट्ट के। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्कस और इंडियन फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर्यभट्ट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। तो 6 त्रिकोण अब इसके आगे पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। 6 त्रिकोण मितीय अनुपात होते हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, इसका पूरा नाम साइन, इसका पूरा नाम
कोसाइन, इसका पूरा नाम टेंजेंट, इसका पूरा नाम को टेंजेंट, और इसका पूरा नाम सेकेंड, और इसका पूरा नाम को सेकेंड। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जिसमें इसका पूरा नाम साइन, इसका पूरा नाम कोसाइन, इसका पूरा नाम टेंजेंट, इसका पूरा नाम कोटेंजेंट, इसका पूरा नाम सेकेंड, इसका पूरा नाम कोसेकेंड। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये वर्टेक्स का नाम ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे, और ये जो मेरा एंगल भी होगा वह 90 डिग्री का होगा, और BC जो मेरा साइड होगा वह मेरा बेस होगा, यानी हिंदी में इसको बोलें तो आधार, और जो मेरा AC साइड होगा वह हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोलें तो ये मेरा कर्व होगा, और जो AB मेरा साइड होगा वह परपेंडिकुलर, यानी लंब होगा। इसको B से डिनोट करेंगे, और इसको H से डिनोट करेंगे, और इसको P से डिनोट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उतना डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ेंगे आगे वाला चैप्टर में। जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल, उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इसका फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला को देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम जो डिनोट किए हैं उसके फॉर्म में लिखें तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही जो मेरा फार्मूला है वह पाइथागोरस थ्योरम का है। यानी जो मेरा कर्ण का स्क्वायर होगा वह बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के दोनों के योग का, यानी जो H स्क्वायर होगा वह बराबर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर यहाँ से हम H का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मेरा एक और फार्मूला निकल जाएगा, ये मेरा पहला फार्मूला होगा। और दूसरा फार्मूला अगर यहाँ से हम निकालें P स्क्वायर का वैल्यू तो P स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये मेरा दूसरा फार्मूला हो गया। अगर यहाँ से हम P का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर इसका तीसरा फार्मूला लिखें तो B स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर यहाँ B का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये जो 3 फार्मूला हम लिखे हैं वह पाइथागोरस थ्योरम का है, और इसको इसलिए यहाँ बताया है क्योंकि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होता है, इसी चलते यहाँ मैंने इस फार्मूला को बताया है। ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये तीनों फार्मूला, ये वाला और ये वाला, जिसमें जो मेरा H स्क्वायर होगा बराबर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के,
और यहाँ से अगर एच का वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा इक्वल के इधर ए साइड जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला अगर यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए पी का वैल्यू में निकालेंगे तो रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फार्मूला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे कि ये जो मेरा शीर्ष है ए है, और ये जो मेरा शीर्ष है बी है, और ये जो मेरा शीर्ष है सी है, और ये जो है बी कोण 90 डिग्री का है। तब हम समझेंगे कि जो जो मेरा 90 डिग्री बी है एंगल, उसके सामने का जो साइड होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कहें तो कर्ण होता है। ये दो चीज़ हमको बहुत याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ये टर्म बहुत ज़रूरी है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर हम यहाँ सी को अगर थीटा मानते हैं, हम अगर यहाँ कोण सी को अगर थीटा मानेंगे तो थीटा वाला के जो सामने वाला साइड होगा वह मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो लंब। यहाँ समझेंगे ये पॉइंट कि अगर कोण सी को हम थीटा मानते हैं तो इस थीटा के सामने वाला जो मेरा साइड होगा वह परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वह हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो मेरा बच गया बीसी साइड इसको बेस कहते हैं, यानी आधार। अगर इसको शॉर्ट टर्म में लिखें तो ये मेरा P होगा, और ये मेरा H होगा, और ये मेरा P होगा। यहाँ दो टर्म को ध्यान में रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वह हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो अगर यहाँ हम देख रहे हैं कोण सी को थीटा माने हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर होगा, और जो मेरा BC साइड बच जाएगा वह मेरा बेस हो जाएगा। अगर यही हम कोण ए को थीटा मानते हैं तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता, और जो ए बी हो जाता है मेरा साइड वह बेस हो जाता। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ए सी, वह जो कर्ण है वह चेंज नहीं होता है, बल्कि ए बी और बी सी आपके एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यह जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वह चेंज नहीं होता है, बट आपका पी है और बी है वह एंगल के अनुसार चेंज होगा। अगर मैं एंगल सी को थीटा मानूं तो ये मेरा ए बी साइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बी सी मेरा हो जाएगा वह आधार हो जाएगा। अगर यही हम यहाँ एंगल को चेंज कर दें और कोण ए को हम अगर थीटा मानते हैं तो यहाँ जो आपका बी सी था जो पहले बेस था अब क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो ये मेरा पहले क्या जी था ए बी, जब इसको सी को थीटा माने थे तो परपेंडिकुलर था, अब क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो यही दो टर्म को हमको याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इससे हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 नंबर में भी आपका बनेगा और 2 नंबर में भी बनेगा। तो इसमें दो टर्म यही याद रखना है कि जो मेरा 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है, और एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर यहाँ हम कोण सी को अगर थीटा मानते हैं तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा साइड यानी BC मेरा जो साइड बच गया तो वह मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला को अगर लिखें, पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर P/H, यानी लंब बटा कर्ण दूसरा cos थीटा बराबर B/H
आधार बटा कर्ण। तीसरा tan थीटा बराबर p/b लंब बटा आधार। और चौथा cot थीटा बराबर b/p आधार बटा लंब। पांचवा sec थीटा बराबर h/b कर्ण बटा आधार। छठा cosec थीटा बराबर h/p बराबर कर्ण बटा लंब। ये बेसिक्स 6 फार्मूले हैं जो इनको आपको हमेशा याद रखना है। पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर p/h होता है। अगर हिंदी में इसको बोलें तो लंब बटा कर्ण। और दूसरा फार्मूला cos थीटा बराबर b/h होता है आधार बटा कर्ण। और जो मेरा तीसरा फार्मूला होगा tan थीटा बराबर p/b होता है यानी लंब बटा आधार। और जो मेरा चौथा फार्मूला cot थीटा बराबर होता है b/p आधार बटा लंब। जो पांचवा फार्मूला होता है h/b यानी कर्ण बटा आधार। और जो मेरा छठा फार्मूला होता है cosec थीटा बराबर h/p यानी कर्ण बटा लंब। अब देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है वह किसके उल्टा होता है और cos थीटा होता है वह किसके उल्टा होता है। यहाँ लिखेंगे, ये भी नोट पॉइंट है, यह भी आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि पहला जो मेरा साइन थीटा होता है वह अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। और दूसरा जो कॉस थीटा होता है वह अपोजिट होता है सेक थीटा का। और तीसरा जो मेरा टेन थीटा होता है वह अपोजिट होता है कॉट थीटा का। ये भी तीनों टर्म को याद रखना है। जो साइन थीटा होगा मेरा अपोजिट होगा कॉसेक थीटा का, और जो कॉस थीटा होगा मेरा अपोजिट होगा सेक थीटा का, और जो टेन थीटा होगा मेरा अपोजिट होगा कॉट थीटा का। ये जो मैंने फार्मूला लिखे हैं, पहले फार्मूला लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी आपको याद करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 6 फार्मूला लिखे हैं ये भी आपको याद करना होगा। और जो मैंने इधर नोट में लिखा है, जो साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, और जो मेरा टेन थीटा होता है और कॉट थीटा का अपोजिट होता है, ये भी आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ नोट के बारे में और नोट के बारे में आगे बढ़ेंगे। नोट फर्स्ट नोट में लिखेंगे कि जो साइने एक संकेत है, यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। अगर यहाँ लिखें साइन ए, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन और ए
ये दोनों मल्टीपल हैं एक दूसरे के, तो बोलेंगे कि नहीं। ये जो साइन है और ये जो ए है साइन ए, यह जो ए मेरा है यह एंगल है। किसका एंगल है? साइन का। यह जो मेरा है एंगल है। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। साइन और ए एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, यानी गुणनफल नहीं है। साइन ए एक संकेत है जिसमें ए मेरा क्या है? एंगल है। उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा लिख रहे हैं तो ये जो मेरा थीटा है यह मेरा क्या है? एंगल है। आगे जा कर के आप लोग निकालिएगा कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये 30 मेरा एंगल है। उसी प्रकार से यहाँ जो थीटा है मेरा एंगल है। ऐसे लिखेंगे कि tan c का वैल्यू बताओ, तो यहाँ जो मेरा c है यह मेरा एंगल है, न कि c और tan का मल्टीपल है। ये मेरा फर्स्ट नोट था। अगर सेकेंड नोट लिखें तो साइन ए का पूरा का स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन ए के स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। साइन ए के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और इसी प्रकार से साइन ए का क्यू को लिख सकते हैं साइन क्यू ए, और उसी प्रकार से कॉस ए क्यू को लिख सकते हैं कॉस क्यू ए। अब चौथा नोट पढ़ेंगे इसमें कि साइन ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट, इस स्लाइड को ऊपर करते हैं पहले। साइन ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, बट साइन ए का इन्वर्स बराबर नहीं होगा साइन इन्वर्स ए का। साइन ए इन्वर्स नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स ए। अब हम लोग आगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसको देखें तो साइन इन्वर्स जो ए मेरा है इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ए इन्वर्स बराबर है साइन इन्वर्स ए का, तो बोलेंगे कि नहीं, साइन ए इन्वर्स बराबर नहीं है साइन इन्वर्स ए का। चलिए अब हम लोग क्या चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने क्या किया है, ऐड किया है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ इसका नाम दे देंगे ए, और ये मेरा हो जाएगा बी, और ये मेरा हो जाएगा सी, जिसमें बी जो मेरा है वह क्या चाहिए, 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमको दिया हुआ है साइन सी। पहले फार्मूला लिखेंगे साइन सी का। साइन सी का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ल। अब इसके एंगल पे ध्यान देंगे। यहाँ जो मेरा एंगल दिया हुआ है, ये जो मेरा सी है यह मेरा क्या है, एक एंगल है। तो हमको सी के अकॉर्डिंग साइन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखेंगे, फिगर में जाएंगे तो ये जो मेरा सी है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंगल को निकालेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो मेरा 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो साइड होता है वह हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। और जो मेरा यह सी है, यहाँ हमको कह रहा है साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो यही जो मेरा सी है इसके सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, पी होगा। और जो मेरा बी सी साइड होगा वह क्या होगा, बी होगा। यानी जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, कर्ण होता है, मैंने पहले बताया है। और यहाँ जो एंगल दे रखा है हमको सी दे रखा है, तो सी के सामने वाला जो मेरा साइड होगा वह क्या होगा, पी होगा। और जो मेरा बच गया साइड यानी बी सी बच गया, वह मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ जो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 3। यहाँ 3 लिखेंगे, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस
5 लिखेंगे। यही जो मेरा आंसर हो जाएगा 3/5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड का आता है कि tan c का वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले tan थीटा का फार्मूला लिख देंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/b, यानी लंब बटा आधार। अब यहाँ भी एंगल आपको सी कह रहा है। सी कहने का मतलब ये वाला, बी के सामने वाला तो थीटा के सामने वाला तो एंगल जानते हैं कि कर्ण होता है। अब यहाँ जो एंगल आपको गिवन में दे रखा है, क्या चीज़ दे रखा है, सी दे रखा है। तो यहाँ से सी के सामने वाला जो साइड होगा वह पी होगा और ये जो बच जाएगा वह बी हो जाएगा। यानी जो मेरा पी का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना है 4, यानी tan c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्लाइड को ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा, तो तीसरा हमको क्वेश्चन कहता है, जो तीसरा मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन ए, यहाँ सी नहीं साइन ए होगा। साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए साइन ए थीटा का वैल्यू सबसे, साइन ए का कह रहा है फार्मूला, साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले लिख देंगे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h, यानी हिंदी में लिखें तो लंब बटा क्या चीज, कर्ण। अब हम फिगर में देखेंगे तो सेकंड फिगर को लेंगे। ये मेरा शीर्ष ए है, ये मेरा शीर्ष बी है, ये वाला मेरा शीर्ष सी है और ये जो बी है मेरा 90 डिग्री है। तो बी मेरा जो 90 डिग्री है तो हम बताए हैं पहले ही कि जो मेरा 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वह हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। इसको एच से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ जो आपको पहले एंगल दिया रखा था कौन सी निकालने के लिए, सी वाला एंगल, साइन सी का वैल्यू, यानी सी हमारा एंगल था। बट यहाँ जो दे रखा है साइन ए दे रखा है, यानी जो यहाँ मेरा एंगल चेंज कर दिया गया। यहाँ जो ए मेरा है एंगल है, यह जो मेरा है क्या है, एंगल है, और यहाँ चेंज कर दिया। पहले तो मेरा सी था, अब क्या चीज़ दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ से हम ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे साइड। तब यहाँ ए जो एंगल दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, यानी लंब कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार कहने का मतलब यानी बी, और ये मेरा पी। और यहाँ हो रहा था मेरा क्या चीज़, सी के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो इसके सामने वाला साइड मेरा ए भी पड़ रहा था तो ये वाला मेरा लंब हो जा रहा था, और जो बच जा रहा था यानी बी मेरा बच जा रहा था तो ये मेरा क्या हो जा रहा था, आधार हो जा रहा था। बट अब की मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में मेरा एंगल चेंज कर दिया गया है, ए रख दिया गया है। तो यहाँ अगर ए के सामने वाला साइड देखें तो सामने वाला साइड मेरा बीसी है, जो बीसी मेरा क्या है, सामने वाला साइड है। तो ए के सामने वाला साइड जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा, यानी बीसी मेरा पी हो जाएगा। और अगेन जो मेरा ए बी पहले था पी था, अब मेरा क्या बन जाएगा बी, और जो मेरा बी सी पहले बी था अब मेरा क्या बन जाएगा पी। तो इसके अनुसार हम, जैसे ए बी का वैल्यू पहले दे रखा था 3 और इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो यहाँ जो साइन ए का वैल्यू है वह क्या जी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लंब मेरा क्या है 4 है, यहाँ लंब का वैल्यू कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू 4/5 हो जाएगा आंसर। अगर साइन सी का वैल्यू पूछेगा तो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो रहा है। पहले एंगल सी दे रखा था, अब एंगल कितना दे रखा है, साइन ए दे रखा है। तो यहाँ ए के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। हम पहले ही बताए थे कि इसमें दो तरह से चेंज होगा कि हमेशा एक पहले याद रखना है कि जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला जो कर्ण, सामने वाला जो साइड होगा वह हमेशा हाइपोटेनस होता है, और दो एंगल चेंज होंगे। यहाँ से ये वाला ए एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो साइड चेंज होगा, अगर सी एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइड मेरा चेंज होगा। अगर ए एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरा जो बी सी होगा वह लंब होगा, क्योंकि ए एंगल के सामने का साइड कौन पड़ रहा है, बी सी पड़ रहा है, इसी चलते बी सी जो मेरा है लंब है। और जो बच गया यानी ए बी मेरा बच गया वह क्या चीज हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम यही सी एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी के सामने वाला साइड क्या चीज़ है, ए बी है, तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इससे जो बच गया, जो मेरा बी सी साइड बच गया, तो बी मेरा जो हो जाएगा वह आधार हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आगे कहता है फोर्थ क्वेश्चन कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले फार्मूला लिखेंगे। कॉस सी का फार्मूला क्या हो, यानी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। यहाँ से सी, यहाँ जो मेरा एंगल दे रखा है सी दे रखा है, तो सी के सामने वाला जो साइड है मेरा पी है, और जो बच गया यानी ई मेरा बी हो जाएगा। तो पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच ना होता है, तो बी का वैल्यू देखेंगे कितना है। बी का वैल्यू यहाँ मेरा क्या है, 4 है। तो आधार बराबर क्या रखेंगे, 4, यानी बी का वैल्यू 4। और यहाँ एच का यानी कर्ण का वैल्यू मेरा क्या है, 5 है। तो यहाँ क्या रखेंगे, 5, यानी कॉस सी का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा 4/5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कर्ण को क्या चीज मानेंगे, एच मानेंगे। अब आगे क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच, यानी बी क्या चीज है, आधार बटा कर्ण। यानी इस फिगर को अगर देखें, हम फिगर को देखें, तो फिगर में अगर हम देखें तो सी के ए के सामने वाला ये तो बी सी मेरा लंब है। बी सी क्या है, लंब है, यानी पी है। तो हमको कॉस थीटा का फार्मूला में अगर देखें तो कॉस थीटा का फार्मूला में पहले बी ना आता है और फिर उसके बाद एच आता है। तो 4 लंब बी सी जो मेरा क्या चीज़ है, लंब, उसका वैल्यू 4 है। तो लंब को तो हमको लेना ही नहीं है, पहले हमको बी को लेना है। तो यहाँ से ए बी मेरा क्या चीज़ है, बी। और बी का वैल्यू क्या चीज़ दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एच का वैल्यू 5 दिया हुआ है। यानी यहाँ से अगर लिखें तो कॉस ए का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, वह 3/5 हो जाएगा। कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है tan ए का वैल्यू निकालने के लिए। tan ए, सिक्स क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है tan ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले tan ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसका फार्मूला लिखेंगे। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, p बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ एंगल मेरा कौन कह रहा है, एंगल मेरा ए कह रहा है। तो ए के अकॉर्डिंग जाएंगे, यहाँ फिगर में जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरा ये वाला ए बी मेरा बी है, और बी सी मेरा क्या चीज़ है, लंब है, यानी पी है। तो पी का वैल्यू 4 दे रखा है और बी का वैल्यू 3 दे रखा है। तो यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू टेन ए का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, टेन ए का मान, पी का वैल्यू कितना है, 4, और बी का वैल्यू है 3, यानी टेन ए का जो मान हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4/3 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक ए का मान निकालने के लिए। सेवन क्वेश्चन, सेक ए बराबर, पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, एच बाई बी, यानी कर्ण बटा आधार। यानी फिगर में जाएंगे, यहाँ फिर आपको एंगल ए दे रखा है। तो ए दे रखा है तो ए के अकॉर्डिंग मेरा बेस क्या चीज़ है, यानी आधार का वैल्यू 3 है और पी का वैल्यू 4 है और कर्ण का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमारा जो यहाँ है सेक ए का वैल्यू पहले क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। तो पहले एच का वैल्यू लिखना है, तो एच मेरा क्या है, 5, और फिर उसके बाद बी का वैल्यू लिखना है। तो बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो क्या चीज लिखेंगे, 5/3। यहाँ से सेक ए का जो फॉर्मूला, ए का जो वैल्यू हो जाएगा 5/3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे अगर क्वेश्चन को देखें तो आगे क्वेश्चन कहता है कॉसेक ए का वैल्यू निकालने के लिए। आगे क्वेश्चन कहता है 8 वाला कि कॉसेक
ए बराबर क्या होगा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कि पहले एच आता है, एच बटा क्या आता है, पी आता है, यानी कर्ण बटा क्या चाहिए, लंब, कर्ण बटा क्या, लंब। तो पहले यहाँ एच को लिखना है, फिर उसके बाद पी को लिखना है, और फिर यहाँ एंगल जो दे रहा है मेरा, यही एंगल दे रहा है, यहाँ जो फिर एंगल दे रहा है मेरा ए दे रहा है, तो ए वाला एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल में जाएंगे, जो मेरा ए है उसमें जाएंगे। तो ए के अकॉर्डिंग जो मेरा आधार वर्ग का वैल्यू है यानी बी का वैल्यू है 3 है, और जो मेरा लंब का वैल्यू है यानी पी का जो वैल्यू है वह मेरा 4 है, और जो कर्ण का वैल्यू है वह मेरा 5 है। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉसेक का फार्मूला पहले एच होता है, पहले एच को लिखना है उसके बाद पी को लिखना है। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला एच बाई पी होता है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना है 5 और लंब का वैल्यू 4 है। तो यहाँ कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का। यहाँ अगर देखें तो साइन सी, सबसे पहले अगर साइन सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, यानी हिंदी में लिखें तो लंब बटा कर्ण। अब इसमें फिगर में देखेंगे, फिगर में बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड मेरा लंब होता है, और यहाँ एंगल सी दे रखा है, तो सी के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये वाला मेरा सी है, तो सी के अकॉर्डिंग सामने वाला जो साइड आएगा यानी ए भी मेरा साइड आ रहा है, यह इसका वैल्यू कितना है 3 है, यानी जो सामने वाला जो साइड है ए बी है वह मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बच गया यानी जो बी सी मेरा साइड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको लंब का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ से पी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और एच का वैल्यू कितना दिया रखा है, 5 दिया रखा है, दिया हुआ है। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन सी का वैल्यू लिखे हैं, पी बाई बी होता है, यानी लंब बटा आधार, इसका वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। उसी प्रकार से साइन ए यानी पी बाई एच, यहाँ एंगल आपकी चेंज कर दिया है, तो एंगल के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये अभी आपकी उसमें सी कह रहा था, आपकी हमको क्या रखा बोल रहा है, ए बोल रहा है। तो ए के सामने वाला जो साइड होगा यानी बी सी वह मेरा लंब हो जाएगा, यानी ये 4 दिया हुआ है, और जो ए बी हो जाएगा आपकी, वह क्या हो जाएगा इस बार, बी हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 3 दे रखा है, और जो ए सी साइड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, यानी ये जो कर्ण है मेरा क्या चीज़ है, कर्ण है। यहाँ अगर साइन ए का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पहले हमको दे रखा था एंगल सी दे रखा था, अब हमको एंगल दे रखा है ए दे रखा है। तो ए के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो यहाँ तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा आपको क्या होगा, कर्ण होगा, और यहाँ आपकी एंगल दे रखा है ए और पहले दे रखा था सी। तो ए के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ए के सामने वाला जो साइड है मेरा बी सी है, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो मेरा बचा हुआ साइड ए भी ना हो गया, पहले तो ये जान रहे हैं कर्ण और ये जान रहे हैं लंब, अभी जान लिए, और जो बच गया ए बी साइड वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में यही ना कर्ण लंब आधार होता है, तो एक बच गया तो मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो वही साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे, और फिर कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस का वैल्यू 5 दिए हुए हैं, तो 5 लिख देंगे यहाँ। तो यानी साइन ए का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस सी का वैल्यू लिखे हैं 4/5 हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, और टेन ए बराबर पी बाई बी होता है, यानी लंब बटा आधार 4/3 हो जाएगा। सेक ए एच बाई बी होता है, यानी कर्ण बटा आधार, तो इसका 5/3 हो जाएगा, कॉस ए यानी एच बाई पी, कर्ण बटा लंब, तो इसका वैल्यू 5/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे, तो ये वाला शीर्ष मेरा p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, और ये r हो जाएगा, और जो q मेरा दिया हुआ है वह 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे गिवन में हमको पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और जो क्यू आर का जो वैल्यू है
वो हमको नहीं दिया हुआ है। तब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे क्यू आर का वैल्यू। पाइथागोरस प्रमेय से किसका वैल्यू निकालना है? ये तो मेरा P है, ये मेरा H है, ये मेरा B है। तो B का जो वैल्यू निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। तो यहाँ जो H का वैल्यू है 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। यानी यहाँ से जो b का वैल्यू हमको निकल गया, कितना निकल गया 5 निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हमको दिया हुआ है tan p का वैल्यू निकालने के लिए, फिर उसके बाद दे रखा है tan cot r का वैल्यू निकालने के लिए। अब इसमें करेंगे क्या कि 12 पारी से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तब यहाँ अगर देखें सबसे पहले हम निकालेंगे, पहले स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ अगर देखें हम तो tan p बराबर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिखने के लिए बोले हैं। तो tan थीटा का फार्मूला होता है P/B, यानी लंब बटा क्या आधार। तो लंब बटा आधार कहने का मतलब कि यहाँ जो एंगल दिया हुआ है P दिया हुआ है तो P के अकॉर्डिंग जाएंगे। यह जो मेरा P है इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो P के सामने वाला जो आपका साइड होगा वह क्या हो जाएगा P हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड हो जाएगा वह H हो जाएगा। यह तो ऑलरेडी हमको पता है, हमेशा यह होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा आपका वह H होगा। और यहाँ जो हमको एंगल दे रखा है P दे रखा है तो P के सामने वाला जो साइड होगा आपका P होगा। और जो बच गया ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहाँ से tan P बराबर P/B है। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना है 5 है बटा, और B का वैल्यू कितना है 12। तो tan P का वैल्यू हो गया 5/12। फिर इसके बाद हम ज्ञात करेंगे क्या दे रखा है cot r दे रखा है। तो यहाँ से निकालेंगे cot r का फार्मूला। तो यहाँ हम लिखेंगे तो सबसे पहले cot थीटा का फार्मूला क्या होता है P/B, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ से अगर हमको एंगल को चेंज कर दिया गया, इसको अगर मिटाते हैं हम, इसको अगर हम मिटाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि उस बार तो हमको P दे रखा था, यहाँ भी मिटाते हैं, ये भी मेरा चेंज हो जाएगा, इसको भी मिटाते हैं। अब पहले तो हमको एंगल P दे रखा था तो P के अकॉर्डिंग चलें तो मेरा QR जो हो गया था P हो गया था, लंब हो गया था। और जो PQ हो गया था वह मेरा क्या हो गया था बेस हो गया था। अब जो यहाँ हमको एंगल दिया हुआ है बदल दिया गया है, अब R दिया हुआ है तो इस R के अकॉर्डिंग जाएंगे। यानी 90 डिग्री हमको तो ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है H होता है। और एंगल को चेंज कर दिया गया, बोल रहा है कि R निकालना है, कौन R का वैल्यू, यहाँ cot R का वैल्यू निकालना है। एंगल को चेंज कर दिया है तो हम जानते हैं कि जो R जो एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा P होगा। और जो QR हो जाएगा साइड वह क्या हो जाएगा B होगा। यानी cot R का फार्मूला क्या होगा B/P। तो कहने का मतलब कि यहाँ B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। यानी cot R का जो वैल्यू हो जाएगा हमको कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/12। अब यहाँ अगर लिखें तो स्लाइड को पहले ऊपर करते हैं तो हमको tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे कि इसीलिए tan P माइनस cot R बराबर tan P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/12 माइनस cot R का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5/12।
तो यहाँ से 5/12 5/12 कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या आ जाएगा 0, यानी tan P माइनस कॉट R का जो वैल्यू होगा क्या होगा 0 आएगा, आंसर आएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर फिर से हम देखें तो सबसे पहले हमको कह रहा था कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू, जिसमें हमको ये चीज़ दे रखा, PQ का वैल्यू दे रखा था, PR का वैल्यू दे रखा था, यहाँ से QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से सबसे पहले B के वैल्यू निकालें, जो B का वैल्यू मेरा क्या आया 5 आया। फिर यहाँ से क्या किए कि अलग अलग इसका वैल्यू निकाले, tan P को अलग निकाले, कॉट R को अलग निकाले। तो सबसे पहले tan P को अगर वैल्यू निकालें तो tan थीटा का फार्मूला P/B होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम P के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो P के अकॉर्डिंग सामने वाला साइड मेरा QR है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये मेरा H था और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहाँ से P मेरा 5 था, तो 5 और H के B कितना था 12, तो यहाँ क्या लिख दिए 12 लिख दिए। अब इसके बाद था हमको कॉट R का फार्मूला वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉट R का यहाँ से निकालें। कॉट R का कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है B/P होता है, यानी आधार बटा लंब। तो अब की हमको क्या कर रखा है, एंगल को चेंज कर दिया गया है। यहाँ से R के अकॉर्डिंग जाएंगे तो R के सामने वाला साइड P हो जाएगा और QR जो साइड हो जाएगा वह B हो जाएगा। पहले से हम जानते हैं कि जो PR है 90 डिग्री के सामने वाला साइड H है। तो यहाँ हमको लिखना होगा सबसे पहले कॉट R का, तो B/P होता है, तो B का वैल्यू यहाँ कितना है 5 है, और P का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12, यानी कॉट R का वैल्यू 5/12। अब ओवरऑल क्वेश्चन में हमको यही निकालना है कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू। तो यहाँ लास्ट में मैंने निकाला है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू। तो सबसे पहले tan P का वैल्यू 5/12 निकाले थे और कॉट R का वैल्यू 5/12 निकालना है। तो यहाँ लिख दिए हैं, और अब देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, तो कट जाएगा। तो यहाँ से tan P माइनस कॉट R का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी tan P माइनस कॉट R का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ सबसे पहले हमको त्रिभुज को ड्रॉ करना होगा। यहाँ कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण ABC त्रिभुज में कोण B जो मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और AB का वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो C एंगल के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए पहले ही दे रखा है कि C अकॉर्डिंग, कौन C के अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं निकालना है, कौन C के अकॉर्डिंग सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, उसका सब का वैल्यू निकालना है। तो पहले अगर इसका फिगर ड्रॉ करें हम, तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ जो A वाला मेरा वर्टेक्स हो जाएगा, इसको A मानेंगे, और यहाँ जो B जो कह रहा है और 90 डिग्री, तो B को हम 90 डिग्री लेंगे और C को हम क्या लेंगे, A वाला ए पॉइंट को हम C लेंगे। अब हमको पहले ही दे रखा है AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दिए। AC का वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हमको कौन C को अकॉर्डिंग निकालना है, तो मानते हैं कि कौन C को हम थीटा मानते हैं, या ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि B के सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा, नहीं, और ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमको गिवन में क्या दे रखा है, तो गिवन में यही दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, और AB बराबर 8 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब यहाँ दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा साइड का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम तीसरा साइड का वैल्यू निकालेंगे। तो तीसरा साइड का वैल्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस क्या चीज़ BC के स्क्वायर, यानी AC H स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा ऊपर, यानी हमको यहाँ वैल्यू किसका निकालना है, यहाँ वैल्यू हमको बी सी का निकालना है। तो बी सी मेरा क्या है, बी है, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या चाहिए, पी स्क्वायर। यानी यहाँ अगर लिखें तो एच का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, 10 का, तो 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 10 का स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तब यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वह 6 और 3 आएगा, और 36 का जो मेरा स्क्वायर रूट होता है, एक सेकेंड, जो 36 का मेरा जो स्क्वायर रूट होता है वह कितना होता है, 6 होता है। तब यहाँ हमको जो b का वैल्यू है वह निकल गया, क्या चीज़ निकल गया, 6 निकल गया। अब हम इजिली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब यहाँ अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप देखिएगा तो कह रहा है यहाँ जो मेरा c के अकॉर्डिंग निकालना है, तो c के अकॉर्डिंग निकालना है, तो c के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम तो यहाँ देखते हैं कि जो c है, पहले तो हम जानते हैं कि b जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। पहले मैंने लिख दिया h, और यहाँ c के अकॉर्डिंग चलेंगे, c के अकॉर्डिंग निकालना है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ c के अकॉर्डिंग c के सामने वाला साइड मेरा क्या है, ए बी है, तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और जो मेरा साइड बच गया ये जो मेरा बी सी वह मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 त्रिकोणमिति अनुपात में साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला निकालेंगे साइन सी, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब का यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 8 बटा कर्ण का वैल्यू कितना दिए रखा है 10, तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/10। अगर इसको काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर 4/5। अगर दूसरा निकालें इसका तो दूसरा क्या हो जाएगा कॉस सी, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, 1 सेकेंड, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तब यहाँ से आधार का जो वैल्यू है 6 दिया हुआ है, और h यानी हाइपोटेनस का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा 3 मरतबे, और ये कितना 5, यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा 3/5, यानी कॉस सी का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। यहाँ से तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan सी बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला p बाई बी होता है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखेंगे फिगर में कि मेरा लंब क्या है, तो मेरा लंब है क्या चीज़ 8, लंब का वैल्यू मेरा 8 है, और आधार का वैल्यू मेरा 6 है, तो यहाँ से tan सी का वैल्यू हो जाएगा 8/6, इसको काटेंगे तो 4, और इसको काटेंगे 3, तो 4/3। यहाँ से tan सी का वैल्यू जो मेरा निकल गया वह क्या निकल गया 4/3 निकल गया। अब आगे चौथा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे, तो मैं निकालेंगे अब चौथा निकालेंगे कॉट सी का,
तो कॉट सी का फार्मूला क्या होता है, पहले इसको काट देते हैं, ये वाला नहीं है, पहले दूसरा लेते हैं इंक रेड और फिर इसको काट देते हैं, ये इसका नहीं बनाया हुआ है, ऊपर ऊपर स्लाइड नहीं लिए थे, इसका नहीं है ये क्वेश्चन। यहाँ से चेंज करते हैं अपना मार्कर, वाइट रखते हैं। तो यहाँ से कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला यही होता है बी बटा पी, यानी आधार बटा लंब। तब देखें तो कॉट सी यानी इस ट्रेंगल में देखें तो पी का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो बी पहले लिखना है, यानी 6/8 होगा, 6/8। यहाँ कॉट सी का जो वैल्यू होगा 6/8 होगा। अगर इसको काटें तो ये 2 3 4 क्या होता है 6, 2 4 4 8, तो यह क्या चीज़ से कटेगा 4 से, यानी 3/4, यानी कॉट सी का वैल्यू जो होगा 3/4 होगा। अगर इसको आगे देखें, आगे पाँचवा अब निकालते हैं हम सेक सी का फार्मूला, सेक सी का वैल्यू। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है h/b, यानी कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे कर्ण का वैल्यू हमको क्या दे रखा है, कर्ण का वैल्यू 10 और आधार का वैल्यू 6, तो 10/6, 10/6, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, यानी 5/3, यानी सेक सी का जो वैल्यू होगा 5/3 होगा। अब जो लास्ट मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, जो है मेरा क्या चीज़ कॉसेक 6 का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉसेक सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तब यहाँ कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरा h/p, यानी कर्ण बटे लंब, यानी फिगर में देखेंगे हम कि कर्ण का वैल्यू कितना दे रखा है। यहाँ देखिए कर्ण का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ कर्ण का वैल्यू 10 दे रखा है, और ये जो p है मेरा p का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, कर्ण का वैल्यू 10 दे रखा है। तो यहाँ से हम कॉसेक सी का वैल्यू लिखेंगे 10/8, 10/8, 1 मिनट मार्क कर लेते हैं, 10/8, ये 5 मरतबे कटेगा, ये 4 मरतबे कटेगा, यानी फाइनल जो मेरा आंसर होगा 5/4। 1 सेकेंड, 5/4 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से cos c का वैल्यू 5/4 आ गया। तब अब सबको देख लेते हैं, यहाँ से sin c का वैल्यू 4/5, cos c का वैल्यू 3/5, tan c का वैल्यू क्या चाहिए क्या 4/3, और cot c का वैल्यू 3/4, और sec c का वैल्यू 5/3, और cosec c का वैल्यू कितना आ गया 5/4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एग्जाम्पल 4 छूट गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो मैंने यह लेक्चर में बताया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो बेसिक्स फार्मूला बताए हैं उसके रिलेटेड जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें इससे रिलेटेड एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन एडेड रहेगा, उसमें हम एग्जाम्पल 4 को करेंगे। और आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है।